गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम या आईआर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, कंपन स्पेक्ट्रम और अवरक्त स्पेक्ट्रम। कंपन स्पेक्ट्रा मिड इंफ्रारेड रीजन से प्राप्त होते हैं क्योंकि विशुद्ध घूर्णन प्योर रोटेशन की अपेक्षा कंपन संक्रमणों में ऊर्जा परिवर्तन अधिक होता है। गैस प्रावस्था में कंपन संक्रमण सदैव घूर्णन संक्रमण के साथ होते हैं। अतः विशुद्ध कंपन स्पेक्ट्रा यानी प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा सरलता से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशनल लेवल के चेंज होने में एनर्जी चेंज ज़्यादा होता है। किसके कंपैरिजन में? रोटेशनल लेवल में चेंज होने के कंपैरिजन में। इसलिए जब वाइब्रेशनल लेवल में चेंज होता है तो उसके साथ साथ रोटेशनल लेवल या घूर्णन ऊर्जा स्तर में भी परिवर्तन होता है। इसलिए हमें विशुद्ध कंपन स्पेक्ट्रा यानी प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा सरलता से प्राप्त नहीं होता। वास्तव में नियर इंफ्रारेड या मिड इंफ्रारेड क्षेत्र में हमें कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रा वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। और इस प्रकार के स्पेक्ट्रम कौन से मॉलिक्यूल देते हैं? केवल वही मॉलिक्यूल्स प्रदर्शित करते हैं जिनमें स्थायी द्विध्रुव या परमानेंट डाइपोल होता है। रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम के लिए क्या ज़रूरी है कि अणु में परमानेंट डाइपोल, स्थायी द्विध्रुव या परमानेंट डाइपोल हो। जिन अणुओं में या जिन मॉलिक्यूल्स में परमानेंट डाइपोल होता है वो वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा या कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम को प्रदर्शित करते हैं। मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बहुपरमाणुक अणु जो 2 से ज़्यादा परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, ऐसे अणुओं में उनका अपना स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद्युत चुंबकीय विकिरण के प्रभाव से इनमें प्रेरित दोलन होने लगते हैं, जिसकी वजह से प्रेरित दोलन द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इंड्यूस्ड वाइब्रेशन डायपोल मोमेंट इनमें प्रोड्यूस हो जाता है, जिससे इनमें भी कंपन घूर्णन ट्रांजिशन, वाइब्रेशनल रोटेशनल ट्रांजिशन पॉसिबल होते हैं, संभव होते हैं। मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल्स does not contain its own dipole moment, but due to the effect of electromagnetic radiation, induced vibrations are produced, due to which dipole moment produce, and due to this dipole moment they also shows vibrational rotational ट्रांजिशन। तो इनमें भी मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल्स या बहुपरमाणुक अणुओं में भी कंपन घूर्णन संक्रमण होते हैं। अब हम देखेंगे कि कंपन घूर्णन वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या सिद्धांत है। कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए, जब कोई अणु कंपन करता है तो उच्च ऊर्जा विकिरणों यानी हाई एनर्जी रेडिएशंस का अवशोषण करने के कारण उनमें घूर्णन स्वतः ही होता है। हाई एनर्जी रेडिएशन को ये ऑब्जॉर्व करते हैं, इसलिए इनमें स्वयं ही स्वतः ही रोटेशन होता है। अतः ये माना जा सकता है कि अणुओं की कुल ऊर्जा परिवर्तन किसके बराबर होगी? कंपन व घूर्णन ऊर्जा के योग के बराबर होगी। अणुओं में कुल ऊर्जा में परिवर्तन किसके बराबर होगा? कंपन व घूर्णन ऊर्जा के योग के बराबर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ई वाइब्रेशनल रोटेशनल इज इक्वल टू ई वाइब्रेशनल प्लस ई रोटेशनल। अब हमने माना कि कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, द्विपरमाणुक अणु। इसकी गति को, मोशन को हम 2 प्रकार से समझ सकते हैं, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर
और अनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर। तो पहले हम देखेंगे हार्मोनिक ऑक्सीलेटर मॉडल। फर्स्ट वन इज हार्मोनिक ऑक्सीलेटर मॉडल। अब इस मॉडल में द्विपरमाणु अणु डायटोमिक मॉलिक्यूल को एक इस प्रकार के तंत्र के रूप में माना जाता है कि दोनों एटम जो हैं वो आपस में स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं और वो इस प्रकार से वाइब्रेशन उत्पन्न कर रहे हैं जैसा कि एक लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर अपने मध्य बिंदु पर करता है। एक रैखिक हार्मोनिक दोलक अपने मध्य बिंदु से जिस प्रकार के वाइब्रेशन करता है, कंपन करता है, उसी प्रकार से ये दोनों परमाणु आपस में एक स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं और लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की तरह वाइब्रेशन कर रहे हैं, ऐसा हमने माना। अब हम ये मानते हैं कि हार्मोनिक दोलक जो है हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है, लेकिन घूर्णक नहीं है, नॉट रोटेटर, केवल क्या है, वाइब्रेशन। सो द फर्स्ट इज हार्मोनिक दोलक किंतु घूर्णक नहीं, यानी केवल कंपन स्पेक्ट्रा। हार्मोनिक ऑक्सीलेटर नॉट रोटेटर, ओनली वाइब्रेशन। इसके लिए हमने माना कि द्विपरमाणुक अणु के दोनों ए और बी परमाणुओं के द्रव्यमान कितने हैं, M1 और M2। दोनों परमाणु हार्मोनिक रूप से एक दूसरे के विरुद्ध, एक दूसरे के अपोजिट दोलन कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। अब इस अवस्था में जब ऐसा होता है तो हुक का नियम लागू होता है, जिसके अनुसार परमाणुओं को अपनी मूल अवस्था में बनाए रखने वाला बल परमाणुओं के मूल अवस्था से विस्थापन के समानुपाती होता है। हुक लॉ क्या कहता है कि परमाणुओं को अपनी मूल अवस्था में बनाए रखने वाला बल परमाणुओं के मूल अवस्था से विस्थापन के समानुपाती होता है। According to Hooke's law, the force responsible for restoring the atoms in their original state is proportional to the displacement of atoms from its original state. क्या है? According to Hooke's law, the force responsible for restoring the atoms in their original state is proportional to the displacement of atoms from its original state. अब यदि हम ये माने कि ए और बी के बीच की दूरी यानी RE ये साम्य अवस्था परमाणु दूरी है, इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ, जिसे हम साम्य अवस्था बंद लंबाई या इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। R जो है वो है अणु के तनन में नवीन बंद लंबाई, यानी जब अणु में स्ट्रेचिंग होती है तो बॉन्ड लेंथ कितनी हो जाती है, न्यू बॉन्ड लेंथ आफ्टर स्ट्रेचिंग, क्या है, R। अब हम ये जानते हैं कि X जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, R माइनस RE। X इज इक्वल टू R माइनस RE। दोनों परमाणु आप देख रहे हैं फिगर में, देखिए कि विपरीत दिशाओं में विस्थापित होते हैं। पहला पर दोनों परमाणु की दिशाओं में एक में कितना विस्थापन हो रहा है, -x1, और दूसरे में कितना हो रहा है, +x2, क्योंकि ये एक में विस्थापन है x1, दूसरे में x2, और क्योंकि आप फिगर में देखेंगे ये विपरीत दिशा में, इसलिए -x1 और -x1 और +x2। अब अगर हम टोटल विस्थापन x निकालें तो ये कितना हो जाएगा, -x1
प्लस x2, यानी x2 माइनस x1। ये है समीकरण नंबर 2। फिगर में देखिए आप, ये ऊपर नॉर्मल पोजीशन है, एक का मास है m1, एक का मास है m2, और ये एक स्प्रिंग की तरह। अब जब इन पे फोर्स काम कर रहा है तो एक का डिस्प्लेसमेंट हो गया x1 माइनस डायरेक्शन में, और दूसरे का हो गया x2 प्लस डायरेक्शन में। इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया r। F1 और F2 क्या है, दे आर रेस्टोरिंग फोर्स। अब हुक का नियम क्या कहेगा कि F इज प्रोपोर्शनल टू x माइनस एक्स, यानी F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। x जो है वो प्रत्येक परमाणु पर विस्थापन है। x इज ए डिस्प्लेसमेंट एट ईच एटम। अतः प्रत्येक परमाणु पर जो रेस्टोरिंग फोर्स है, प्रत्यानयन बल, वो कितना होगा, F1 होगा। F1 बराबर माइनस के x1, और F2 कितना होगा, माइनस के x2। K जो है वो फोर्स कांस्टेंट है। K इज द फोर्स कांस्टेंट, और ये जो फोर्स कांस्टेंट है, बल नियतांक, इट इज़ अ मेजर ऑफ बॉन्ड लेंथ। ये बंध लंबाई का मापक है, मेजर ऑफ बॉन्ड लेंथ। अब अगर हम F की बात करें, नेट रेस्टोरिंग फोर्स ऑन टोटल मॉलिक्यूल, पूरे अणु पर नेट प्रत्यानयन बल, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, F2 प्लस F1, और F1 क्या है, इट इज़ माइनस, तो इट इज़ इक्वल टू F2 माइनस F1। F इज इक्वल टू F2 माइनस F1। अब यहाँ हमने F2 की जगह क्या रख दिया, माइनस के x2, फिर माइनस, और F1 की जगह हमने रख दिया माइनस के x1। तो अब माइनस के हमने बाहर निकाल लिया, तो क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, समीकरण नंबर 3। F बराबर माइनस के x2 माइनस x1। अब ये देखिए समीकरण 2, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से x2 माइनस x1 किसके बराबर है, x के बराबर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं F इज इक्वल टू माइनस के, और x2 माइनस x1 की जगह हमने लिख दिया x। ये है हमारी समीकरण नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। अब यदि हम त्वरण की बात करें तो दोनों कणों पर, दोनों परमाणुओं पर त्वरण क्या होगा। त्वरण होता है माइनस डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो पहले के लिए माइनस डी स्क्वायर x1 अपॉन डी टी स्क्वायर, और दूसरे के लिए प्लस डी स्क्वायर x2 अपॉन डी टी स्क्वायर। ये क्रमशः दोनों परमाणुओं पर या दोनों कणों पर क्या है, त्वरण। अब एक्सेलरेशन, अब हम जानते हैं फोर्स किसके बराबर होता है, फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। बल बराबर द्रव्यमान इनटू त्वरण, या फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स हम निकाल चुके हैं किससे, इक्वेशन नंबर 3 से। इक्वेशन नंबर 3 से हमने फोर्स की वैल्यू निकाली, कितनी आई आप देखिए, जस्ट सी, इट इज़ माइनस के x2 माइनस x1। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं मास, पहले कण का मास कितना, m1, त्वरण माइनस डी स्क्वायर x1 अपॉन डी टी स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बाहर निकाल लीजिए, माइनस m1
डी स्क्वायर x1 अपॉन डी टी स्क्वायर, समीकरण नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5। इसी तरीके से अगर हम दूसरे कण की बात करें तो दूसरे कण पर लगने वाला बल माइनस के x2 माइनस x1, ये बराबर होगा m2 डी स्क्वायर x2 अपॉन डी टी स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, प्लस m2 डी स्क्वायर x1 अपॉन डी टी स्क्वायर, ये आपकी समीकरण नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6। अब दोनों परमाणुओं का जो विस्थापन है वो हार्मोनिक है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ द एटम्स आर हार्मोनिक, इसलिए इनके लिए क्या इक्वेशन हम दे सकते हैं, हार्मोनिक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है x1 इज इक्वल टू a1 साइन 2 पाई न्यू 0 t, इक्वेशन नंबर 7, और x2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा a2 साइन 2 पाई न्यू 0 t, इक्वेशन नंबर 8। a1 और a2 यहाँ पे क्या है, ये आयाम है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन फॉर बोथ द एटम्स, 1 और 2 एटम्स के लिए कंपन के आयाम हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कंपन के आयाम, और न्यू 0 जो है वो है कंपन की मौलिक आवृत्ति, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, कंपन की मौलिक आवृत्ति या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। अब ये जो समीकरण 7 और 8 हैं, इनको हम t के सापेक्ष डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पुनः अवकलित करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। समीकरण 7 व 8 को t के सापेक्ष डबल डिफ्रेंशिएशन करने पर देखिए क्या जाएगा, 7 को करेंगे तो डी स्क्वायर x1 अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आएगा -4 पाई स्क्वायर न्यू 0 स्क्वायर a1 साइन 2 पाई न्यू 0 t। एक बार एक को कांस्टेंट रखते हैं, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, फिर दूसरे को कांस्टेंट रखते हैं और पहले का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 9, समीकरण नंबर 9 क्या है, डी स्क्वायर x1 अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर -4 पाई स्क्वायर न्यू 0 स्क्वायर a1 साइन 2 पाई न्यू 0 t। इसी तरीके से दूसरे के लिए समीकरण 8 को डबल डिफ्रेंशिएशन करने पर t के सापेक्ष, तो डी स्क्वायर x2 अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर न्यू 0 स्क्वायर a1 की जगह देगा a2 साइन 2 पाई न्यू 0 t, समीकरण नंबर 10, इक्वेशन नंबर 10। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, 7 and 9, इसी इक्वेशन नंबर 5, 7 से x1 की वैल्यू रख देंगे और 9 क्या देगा मेरे पास, माइनस के साइन 2 पाई न्यू 0 t a2 माइनस a1 इज इक्वल टू इधर से क्या देगा -m1 ब्रैकेट में -4 पाई स्क्वायर न्यू 0 स्क्वायर a1 साइन 2 पाई न्यू 0 t। डी स्क्वायर x1 अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू हमने समीकरण 9 से रख दी। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ से साइन 2 पाई न्यू 0 टी कैंसिल हो देंगे, क्या बचेगा यहाँ माइनस के a2 माइनस a1 और इधर बचेगा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
4 पाई स्क्वायर न्यू ज़ीरो स्क्वायर A1 M1। अब इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 6, 8 और 10 को कंबाइन करेंगे। 6, 8 और 10 तो हमारे पास आ जाएगा इसी तरीके से माइनस के A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर न्यू ज़ीरो स्क्वायर A2 M2। दिस इज इक्वेशन नंबर 12, इक्वेशन नंबर 11 और इक्वेशन नंबर 10, सॉरी इक्वेशन नंबर 11 और इक्वेशन नंबर 12। अब देखिए समीकरण 11 और 12 में लेफ्ट हैंड साइड सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, KA2 इज इक्वल टू माइनस A1 ब्रैकेट में 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर M1 माइनस K। दिस इज इक्वेशन नंबर 13। और KA1 आ जाएगा माइनस A1 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर M2 माइनस K। अब हम समीकरण 13 और 14 को गुणन करने पर और A1 और A2 को निरस्त करने पर, कैंसिल करने पर हमारे पास जो समीकरण आएगी वो है K स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर न्यू ज़ीरो स्क्वायर M1 माइनस K इंटू 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर M2 माइनस K। या हम कह सकते हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया हमने, 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर M1 M2 माइनस K M1 प्लस M2 इज इक्वल टू 0। या हम कह सकते हैं 4 पाई स्क्वायर न्यू ज़ीरो स्क्वायर M1 M2 माइनस K M1 प्लस M2 इज इक्वल टू 0। और 4 पाई स्क्वायर न्यू ज़ीरो स्क्वायर इज इक्वल टू K M1 प्लस M2 अपॉन M1 M2। 4 पाई स्क्वायर न्यू ज़ीरो स्क्वायर इज इक्वल टू K। अब हम जानते हैं M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 ये कहलाता है म्यू, रिड्यूस मास या समानीत द्रव्यमान। तो इसका उल्टा M1 प्लस M2 अपॉन M1 M2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन म्यू। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर म्यू ज़ीरो स्क्वायर इज इक्वल टू न्यू ज़ीरो स्क्वायर इज इक्वल टू K अपॉन म्यू, रिड्यूस मास। या न्यू ज़ीरो इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट K अपॉन न्यू, K अपॉन म्यू। दिस इज इक्वेशन नंबर 16, समीकरण नंबर 16। अब रेस्टोरिंग फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है, F इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx या V इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर, हाफ kx स्क्वायर। तो यदि हम कंपन ऊर्जा को शॉलिंजर वेव इक्वेशन जो हम लोग पढ़ चुके हैं उससे डिफाइन करें, जबकि हम ये मानते हैं कि दोलन जो है, वाइब्रेशन ऑक्सीलेशन जो है वो केवल x दिशा में हो रहा है, ऑक्सीलेशन इज ओनली इन x डायरेक्शन। तो नेबुला स्क्वायर शाई प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू अपॉन h स्क्वायर इज इक्वल टू ई शाई, ई की जगह ई वाइब्रेशनल माइनस हाफ
kx², psi इज इक्वल टू 0। ये हमारी शॉलिंजर वेव्स इक्वेशन है, शॉलिंजर तरंग समीकरण। कब? जबकि वाइब्रेशन जो है जबकि ऑक्सीलेशन वो केवल एक्स डायरेक्शन में हो रहे हैं, दोलन केवल एक्स दिशा में। अब इसके यदि हम अलाउड सॉल्यूशन निकालते हैं, अनुमत हल, इसको सॉल्व करके कौन कौन से हल या सॉल्यूशन जो है वो अलाउड है, तो हमारे पास आता है ई वाइब्रेशन इज इक्वल टू h/2 अंडर रूट k/μ इंटू म्यू प्लस हाफ अर्क, समीकरण नंबर 17। अब इक्वेशन नंबर 16 और 17 को संयुक्त करने पर, ज्वाइन करने पर, इक्वेशन नंबर 16 और 17, यानी इक्वेशन नंबर 16 से μ0 की वैल्यू दी गई है ना, और ये किसके बराबर है? 1/2 अंडर रूट k/μ। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें, संयुक्त करें, तो क्या आ जाएगा? ई वाइब्रेशनल इज इक्वल टू न्यू प्लस हाफ h μ0 अर्क। इट इज़ इक्वेशन नंबर 18, समीकरण नंबर 18। यहाँ न्यू जो है ये कंपन क्वांटम संख्या है, इट इज़ ए वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, और इसका मान क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3 so on। अगर न्यू का मान 0 है तो ई वाइब्रेशनल यानी E0 क्या आ जाएगी? न्यू की जगह हमने 0 रखा तो हाफ h μ0 अर्ग। ये जो है हाफ h μ0 अर्ग जो है ये निम्नतम कंपन स्तर पर कंपन ऊर्जा के बराबर होती है। इट इज़ द लोएस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी एट द मिनिमम वाइब्रेशनल लेवल। जो निम्नतम कंपन स्तर है उस पर भी जो ऊर्जा है वो शून्य नहीं होगी, बल्कि कितनी होगी? ये होगी हाफ h μ0 के बराबर, और इसे हम कहते हैं शून्य बिंदु ऊर्जा, 0 पॉइंट एनर्जी। इट इज़ कॉल्ड एज 0 पॉइंट एनर्जी या शून्य बिंदु ऊर्जा। क्या है शून्य बिंदु ऊर्जा? वो न्यूनतम ऊर्जा जो निम्नतम कंपन स्तर पर पाई जाती है, दैट मिनिमम एनर्जी विच इज़ प्रेजेंट एट द लोएस्ट वाइब्रेशनल लेवल। तो अगर परमाणु निम्नतम कंपन स्तर पर भी है तो भी उसकी कंपन ऊर्जा शून्य नहीं होगी। कितनी होगी? ये होगी हाफ h μ0 अर्ग के बराबर। तो इस तरीके से हम वाइब्रेशनल लेवल की एनर्जी को ज्ञात कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। तो आज हमने पढ़ा हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।